आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 07। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 366(12)A जो है जीएसटी डेफिनेशन के बारे में। फिर बात करेंगे आर्टिकल 269A और फिर बात करेंगे आर्टिकल 279A क्लॉज 5 और एक है जीएसटी काउंसिल। तो आइए बात करते हैं आर्टिकल 366(12)A। ये क्या है? ये जीएसटी की डेफिनेशन है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, आपके बुक का पेज नंबर है 1.42। यहाँ पर है आपका डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर्विस स्टेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर आर्टिकल 366। The term goods and service tax services and state have been defined under respective clause of article 366 as follows। आर्टिकल 366 में कई क्लोज है, 12A, 26A, 26B। 26A बताता है सर्विस के बारे में, मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। आर्टिकल 366 क्लोज 26 बताता है स्टेट के बारे में, लेकिन हमें पढ़ना है अभी आर्टिकल 366(12)A के बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, except tax on the supply of alcoholic liquor for human consumption. Consequently, GST can be levied on supply of all goods and services except alcoholic liquor for human consumption। मतलब इसका मतलब है कि जीएसटी किस पे लगेगा? ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट, यहाँ पे क्या लिख दिया? एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर ये मान लीजिए जीएसटी है, तो जो ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है, यानी कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जैसे मैंने बताया था कि सेंट्रल के और स्टेट के, 17, 9 इनके और 8 स्टेट के हट के तब क्या आया था? अपना जीएसटी एक्ट आया था। लेकिन क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट को अल्कोहल से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता था। क्या होता है? बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता था, अभी भी होता है, क्योंकि नॉर्मली जो लिकर है वो विद इन स्टेट ही सेल होती थी, तो सारा पैसा किसको जाता था? सारा पैसा जाता था स्टेट गवर्नमेंट को। तो इससे इनको बहुत ज़्यादा इनकम होता है स्टेट गवर्नमेंट को, सारी स्टेट गवर्नमेंट को अल्कोहल के सेल से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता है। तो उन्होंने सब गुड्स पे मान लिया कि ठीक है जीएसटी एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है इसके ऊपर हम जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, अभी नहीं कभी नहीं। तो इसको जीएसटी से बाहर रख दिया गया। मतलब आर्टिकल जो ये अपना 366(12)A है, इसके डेफिनेशन में ही जीएसटी को बाहर कर दिया गया। अगर अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी के दायरे में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करना पड़ेगा। और सारे गुड्स एंड सर्विस पर जीएसटी एप्लीकेबल, सारे गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट, यहाँ भी एक और कंडीशन है। देखिए ये जो है ये जीएसटी के दायरे में तो है, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कहाँ डिफाइन है? आर्टिकल 279A क्लॉज 5 में 5 ऐसे प्रोडक्ट डिफाइन है जो जीएसटी के दायरे में तो हैं, जो जीएसटी के दायरे में, लेकिन इनके ऊपर अभी जीएसटी नहीं लगता है। इनके ऊपर क्या लगता है? पुराने वाले टैक्स, जो पुराने थे वही इनके ऊपर, पुराने वाले टैक्स एप्लीकेबल हैं इनके ऊपर। इनके ऊपर जीएसटी कब एप्लीकेबल होगा? इनके ऊपर जीएसटी कब एप्लीकेबल होगा? जब जीएसटी काउंसिल
रिकमेंड करेगी, रिकमेंड करने की बताएगी। देखिए जीएसटी काउंसिल कुछ नहीं है, एक समझिए एक कमेटी है जिसमें सारे स्टेट के, सारे एवरी स्टेट के मेंबर हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर भी हैं। तो ये सारे मेंबर क्या मिलके क्या बने, ये एक बना जीएसटी काउंसिल। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि अल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, अभी भी नहीं है और कभी भी नहीं होगा, एक्सेप्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड करेंगे तभी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये जीएसटी से बाहर इस पर कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन तो ये 5 प्रोडक्ट हैं जो आर्टिकल 279A(5) में डिफाइन, इसके ऊपर ये जीएसटी के दायरे में तो है लेकिन अभी इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। पुराने वाले टैक्स एप्लीकेबल है, नए वाला कब एप्लीकेबल होगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। हो सकता है कि जब इन 5 प्रोडक्ट पे बताते कौन है, ये 5 प्रोडक्ट कौन से हैं, हो सकता है जीएसटी तब मैच्योर ना हो या इनसे रिलेटेड कोई एक अच्छा सा वो ना बन पाया हो एक सेटअप, तो इसलिए फिलहाल इनको बाहर रखा कि आप फिलहाल बाहर रहिए, आपके ऊपर तभी एप्लीकेबल होगा। तो आइए आपकी मोबाइल से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। गुड्स और सर्विसेज किस पे लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एक्सेप्ट किसके ऊपर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये आपका आर्टिकल 366(12)A भी कंप्लीट हो गया। और हमने जब अपने कल क्लास में पढ़ा था आर्टिकल 246A, तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन भी थी जो हमने उसको नहीं पढ़ा था। ये देखिए 246A जो पावर देता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को जीएसटी पर लॉ बनाने के लिए। तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी थी, द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेफर्ड इन क्लोज 5 ऑफ आर्टिकल 279A, यही वाला 279A(5) एक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। तो ये 5 प्रोडक्ट कौन से हैं ये बात करते हैं। ये 5 प्रोडक्ट हैं आपके, आप इसको नोट कर लीजिए, वह पढ़ लेते हैं। द आर्टिकल ग्रांट power to center and state government to make law with respect to GST imposed by center on or such state. Center has exclusive power to make law with respect to GST in case of interstate supply of goods or services. ठीक है। However, in respect of the following goods, the aforesaid provision मतलब जो ऊपर provision shall apply from the date recommended by the GST Council। मतलब अभी इनके ऊपर GST एप्लीकेबल नहीं है, जो पुराने टैक्स है वही एप्लीकेबल है। जीएसटी कब एप्लीकेबल होगा, उस डेट से जिस डेट को जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी। और जीएसटी काउंसिल क्या है, सारे स्टेट और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर मिलके एक कमेटी है, उसको क्या बोलते हैं, जीएसटी काउंसिल। तो ये क्या है, एक है पेट्रोलियम क्रूड, फिर पेट्रोलियम मतलब क्रूड पेट्रोलियम कच्चे तेल, इससे क्या बनता है, इससे बनता है हमारा डीजल। डीजल को हम क्या बोलते हैं, हाई स्पीड डीजल, HSD। और क्रूड पेट्रोल से क्या बनता है, एक बनता है मोटर स्पिरिट। क्या बनता है, मोटर स्पिरिट, कॉमनली नोन एज पेट्रोल। इसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोल। पेट्रोल तो कॉमन वर्ड है लेकिन इसका नाम क्या है, मोटर स्पिरिट। और फिर क्या बनता है क्रूड ऑयल से, एक बनता है एविएशन टरबाइन फ्यूल। क्या बनता है, ATF, जो एरोप्लेन में जो पेट्रोल पड़ता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही महंगा होता है। तो क्या बनता है, पेट्रोलियम क्रूड, इससे क्या बनता है, HSD डीजल पेट्रोल, और एरोप्लेन के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल। और एक और हमारा नेचुरल गैस, क्या है, NG। तो कौन से 5 प्रोडक्ट हैं जिन पर अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, एक
क्रूड पेट्रोलियम, HSD हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF, 5 नेचुरल गैस। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो क्या हम बोल सकते हैं, जैसे हमने ये लास्ट क्लास में अपना कहाँ पे ख़त्म किया था, सेक्शन 8 जो बोलता है इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में, और सेक्शन 7 ऑफ IGST जो बोलता है इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में। ये सेक्शन 9 ये भी हमारा रह गया था, अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट एक ही यूटी में हो तो वहाँ पे क्या लगेगा, CGST SGST या CGST UTGST। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई और सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में हो, डिफरेंट डिफरेंट यूटी में, वन कंट्री टू स्टेट, यूटी टू कंट्री, यूटी टू स्टेट, सप्लाई टू SEZ या सप्लाई बाय SEZ। अभी बात करते हैं SEZ के बारे में। और यहाँ पे क्या लगता है IGST, फिर IGST क्या होता है, डिवाइड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और किस रेशियो से डिवाइड होता है वो बताएगा आर्टिकल 269A अबाउट IGST अपॉर्शनमेंट। तो सारे गुड्स पर GST लगता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर जो GST की डेफिनेशन से बाहर, इस पर कभी भी GST नहीं लगेगा। और ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिन पे फिलहाल GST नहीं है, जब GST काउंसिल रिकमेंड करेगी तब इनके ऊपर GST एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, यहाँ पे GST अभी नहीं है। यहाँ पे क्या था, GST अभी, यहाँ पे लिख लीजिए GST अभी भी नहीं है, GST कभी भी नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करके इसको अगर यहाँ पे लाना GST के अंदर तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करना पड़ेगा। और इस पर GST अभी नहीं है 5, इन पर क्या बोलेंगे, GST अभी नहीं है, बट बाद में GST लग जाएगा। बाद में GST लग जाएगा, कब लग जाएगा, व्हेन GST काउंसिल रिकमेंड, तब से इस पर GST लग जाएगा। नोट कर लिया आपने। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको लास्ट क्लास में कि शॉप है यूपी में, एक मिस्टर डी जो दिल्ली के GST रजिस्टर्ड पर्सन है, ये यूपी में आए सामान खरीदने के लिए। इन्होंने बोला कि मुझे सामान दीजिए, कोई सामान 100 रुपये का इन्होंने खरीदा, तो उस पर यूपी वाला पर्सन क्या लाएगा, CGST SGST। लेकिन अगर मिस्टर डी बोलते हैं ये लीजिए मेरा GST नंबर, आप मुझे इस GST नंबर पर बिल बनाइए, तो देखेगा बिल कहाँ का है, दिल्ली का है, तो यहाँ पे फिर क्या लगेगा, IGST। तो हो सकता है इन्होंने सब सामान को कहाँ पे दिया हो सकता है सामान को यहीं पे दिया हो मिस्टर डी को, फिर ये अपना दिल्ली ले जाए,
या इन्होंने सीधा भेज दिया तो कोई बात ही नहीं, हो सकता है यहाँ पे सामान लिया फिर वो अपने आप ले गए। तो सप्लाई इन्होंने लिया कहाँ पे, यूपी में। इन्होंने लोकेशन ऑफ सप्लाई कहाँ पे है, यूपी में। प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंड करता है कि उन्होंने अगर कोई एड्रेस नहीं बताया तो ये CGST SGST लगाएंगे, और उन्होंने एड्रेस बताया कि ये देखिए मैं दिल्ली का रजिस्टर्ड पर्सन, दिल्ली के एड्रेस पे आप बिल काटिए, तो वहाँ पे वो IGST लगाएंगे। तो यही जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई, इसका जब चैप्टर के बारे में आएगा तो वो डिटेल में बात करेंगे। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ नहीं है, ये यही बताता है आपका कि आपकी सप्लाई यानी आपकी सेल को, आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ, आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ कहाँ माना जाएगा, कहाँ माना जाएगा। यानी कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ कहाँ माना जाएगा। हमें इससे लेना देना नहीं कि आपने सप्लाई उनको कहाँ पे दी, यानी कि आपने उनको कहाँ पे सप्लाई दिया है। एक लाइन और लिख लीजिए, आपने एक्चुअल में सप्लाई कहाँ दी है, ये मैटर नहीं रखता है। जैसे मैंने कुछ शॉर्ट एग्जांपल समझाया कि लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, यूपी में। प्लेस ऑफ सप्लाई उन्होंने कहाँ पे, उनको जो सप्लाई उन्होंने जो उनको गुड्स दिया वो कहाँ पे दिया, वो यूपी में ही दिया, लेकिन CGST लगा, लेकिन उन्होंने बोला यूपी में ही दिया, ये दूसरे एग्जाम्पल में भी, लेकिन उन्होंने बोला ये मेरा दिल्ली का एड्रेस है, इस पर आप बिल बनाइए, तो उन्होंने क्या लगाया फिर, IGST। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ कहाँ माना जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि आपने एक्चुअल में सप्लाई कहाँ दी, ये मैटर नहीं रखता है। उन्होंने सप्लाई दोनों केस में इनको यही यूपी में ही सप्लाई मिली है, इनको दोनों ही केस में यूपी में ही सप्लाई मिली है, लेकिन यहाँ पे क्या माना गया कि इनको इंट्रा स्टेट सप्लाई, यहाँ क्या माना गया, इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ पे क्या है, यूपी, और यहाँ पे क्या लोकेशन ऑफ सप्लाई, यूपी क्या है, लेकिन यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, यूपी, और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दिल्ली। तो आपने एक्चुअल में सप्लाई कहाँ दी है ये मैटर नहीं रखता है, आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ कहाँ माना जाएगा। और इसके पीछे इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को, तो ये सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, फिर आप वो चैप्टर पढ़ लेंगे तो इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब आइए आगे चलते हैं। हमने आर्टिकल 366(12)A पढ़ लिया, आर्टिकल 279A क्लॉज 5, ये जो इसमें क्या है, आर्टिकल 279A(5) में यही 5 प्रोडक्ट्स डिफाइन है। आर्टिकल 279A क्लॉज 5, ये देखिए, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल रिकमेंड द डेट ऑन विच the goods and service tax be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, common known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel। देखिए, बच्चों को हमेशा ये याद रहता है, क्रूड ऑयल, क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल से क्या बनता है, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, लेकिन वो नेचुरल गैस भूल जाते हैं। तो ये मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ जिससे आपको हमेशा नेचुरल गैस याद रहेगा। ये हम गए यहाँ पे, ये हमारा एक कोटक नियो,
ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नेचुरल गैस। ये क्या है आपका नेचुरल गैस। ये एक डीमैट कोटक नियो के नाम से आता है। ये एक एप्लीकेशन है जिससे हम शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है नेचुरल गैस और यहाँ पे है ये क्रूड ऑयल। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अभी अभी कोई आपसे कभी पूछे आर्टिकल 366(12)(a) के बारे में, क्या बताता है ये जीएसटी की डेफिनेशन। ये क्या बोलता है जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स। किस पे लगता है? लिवाइड ऑन सप्लाई। ये किसके ऊपर लगता है? सप्लाई के ऊपर। किस चीज़ के सप्लाई के ऊपर लगता है ये सप्लाई के ऊपर लगता है गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, ये किसके ऊपर नहीं लगता है? एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एग्जाम्पल, एक मेडिसिन है कफ सिरप। मान लीजिए दवाई का नाम है मेडिसिन, मेडिसिन सिरप। इसके अंदर क्या है? अल्कोहल। जो कफ सिरप होती है उसके अंदर कुछ पोर्शन अल्कोहल का होता है। तो क्या इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो अल्कोहल है उस पर ये जीएसटी नहीं लगता है। ना कि जिस किसी चीज़ में अगर अल्कोहल पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर प्योर अल्कोहल है ये पीने वाले तो नहीं लगेगा। अगर वो कोई सिरप है जिसमें अल्कोहल है, कुछ परसेंटेज उस पर अल्कोहल है, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर हमने एक आर्टिकल के बारे में बात किया था। कौन सा आर्टिकल था ना? आर्टिकल नंबर था आर्टिकल नंबर 269A। ये किस बारे में बोलता था? ये यहाँ पे हमने पढ़ा था। जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। वो पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर वो अपना हिस्सा अपने पास रख लेगी और स्टेट गवर्नमेंट, जो कंजम्पशन वाली स्टेट गवर्नमेंट है, उसका पैसा उसको दे देगी। तो ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? तो उसके ऊपर बात करता है आर्टिकल 269A अबाउट आईजीएसटी अपॉर्शनमेंट। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए किसके बारे में बात करिए? अबाउट अबाउट अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी। अबाउट अपॉर्शनमेंट यानी कि डिवाइडिंग, डिवीजन। ठीक, मान लीजिए यूपी से सामान गया पंजाब, तो ये क्या है? वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो ये है इंटर स्टेट सप्लाई। क्यों? लोकेशन ऑफ सप्लाई यहाँ पे है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है? पंजाब में। तो ये क्या हुआ? इंटर स्टेट सप्लाई। तो यहाँ पे क्या लगेगा? आई जी
लगेगा। ये किसने बनाया है? ये बनाया है पार्लियामेंट ने। फिर इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इस IGST एक्ट पार्लियामेंट ने बना के किसको दे दिया? पार्लियामेंट ने ये एक्ट बना के किसको दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये क्या करेगी? इसको लेवी करेगी। क्या करेगी? लेवी मतलब लगाएगी और इससे टैक्स कलेक्ट करेगी। क्या करेगी? टैक्स कलेक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो ये इसको क्या पे करेगा? IGST का अमाउंट। तो IGST का पैसा किसको मिलेगा? IGST कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कलेक्ट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी। फिर IGST का सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अपोर्शनमेंट, या बोल सकते हैं डिवाइड, या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट। क्या करेगी? IGST को डिस्ट्रीब्यूट करेगी या डिवाइड करेगी या अपॉर्शनमेंट करेगी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अपना हिस्सा अपने पास रख लेगी और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। और SGST अगर ये 2.5% है, ये 2.5% है, तो IGST क्या होगा? 5%। ये अगर 9% है, ये अगर 9% है, तो ये क्या होगा? 18% होगा। यानी कि ये क्या होता है? ये टोटल ऑफ CGST प्लस SGST का ये क्या होता है? टोटल होता है। तो ये जो पैसा बिटवीन यूनियन स्टेट किस परसेंटेज पे डिवाइड करेगी? किस परसेंटेज के ऊपर डिवाइड करेगी? प्रोवाइडेड बाय लॉ, गिवन बाय पार्लियामेंट, गिवन बाय पार्लियामेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। क्या बताता है GST काउंसिल? कुछ नहीं है। GST काउंसिल है एक सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर का एक ग्रुप, एक कमिटी। तो ये GST काउंसिल एक रिकमेंड करेगी लॉ। किसको रिकमेंड करेगी? सब लोग मिलके, GST काउंसिल जितने लोग होंगे सब मिलके एक लॉ बनाएंगे। वो लॉ सब लोग अपनी सहमति से बनाएंगे कि हाँ ये रेशियो ठीक है। तो वो रेशियो फिर किसको, वो जो लॉ किसको रिकमेंड कर देगा? पार्लियामेंट को। फिर पार्लियामेंट उसके ऊपर क्या कर देगी? लॉ बना देगी। फिर उस लॉ में जो भी परसेंटेज लिखा होगा, उस लॉ में जो भी परसेंटेज लिखा होगा उसके हिसाब से IGST को सेंट्रल और स्टेट के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड कर देगी। क्या बोला मैंने अभी तक? जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो उस पर IGST लगेगा। IGST कैसे डिवाइड होगा? ये उस परसेंटेज में डिसाइड होगा और डिवाइड होगा बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ये उस परसेंटेज में डिवाइड होगा बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट जो लॉ में लिखा होगा। वो लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसके रिकमेंडेशन से वो लॉ बनाएगी? GST काउंसिल से के रिकमेंडेशन से। ये लोग सब इसमें स्टेट और सेंट्रल के मेंबर होंगे। ये मिलकर एक लॉ बनाएंगे कि बोले, फिर वो देंगे पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट आप सेम ड्राफ्ट पर एक ड्राफ्ट बनाएंगे कि पार्लियामेंट इसी ड्राफ्ट को आप लॉ बना दीजिए। फिर उसको लॉ बना देगा और फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ेगा। अच्छा ये परसेंटेज तुम्हारा है, परसेंटेज हमारा। तो मान लीजिए 50% आपका, 50% हमारा, ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इस पेज को भी आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम चलते हैं। यहाँ से आप नोट कर लीजिए। इसको आप पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट पेज भी आप नोट कर लीजिए।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। IGST एक्ट सेक्शन यहाँ पे हमने पढ़ा था 7, यहाँ पे पढ़ा था सेक्शन नंबर 8, और एक था हमारा सेक्शन नंबर 9। ये किसके बारे में बात करता है? इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में। इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में, और ये हमारा रह गया था। ये इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे cbic.gov.in, तो यहाँ पे CBIC का GST एक्ट, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं GST के बारे में, कंटेंट एक्ट के बारे में। कौन से? IGST एक्ट के बारे में। IGST एक्ट 2017, ये क्लिक किया। यहाँ पे हमने किया सेक्शन, ये सर्च किया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 किसके बारे में है? इंटर स्टेट सप्लाई। किसके बारे में है? इंटर स्टेट सप्लाई। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा सेक्शन 7 किसके बारे में है? इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में। सेक्शन 8 किसके बारे में है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहाँ पे देखिए सेक्शन 8 किसके बारे में? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और सेक्शन 9 किसके बारे में? सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर। सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर, ये नोट कर लेते हैं। सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे इसको हम? TWI। Notwithstanding anything contained in this act, where the location of the supplier is in territorial water and location of such supplier, where the place of supply is in territorial water, place of supply shall for the purpose of this act be deemed to be in coastal state or union territory, where the nearest point, इसको हम नोट कीजिए, nearest point of the appropriate baseline is located। मैप, ये जैसा मैंने आपको ये अपने इंडिया के बारे में क्या बताया था, यहाँ पे मैंने को बताया था कि ये इंडिया है, यहाँ पे अंदर इनके स्टेट्स हैं। मान लीजिए ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, एक यूटी है, स्टेट है, यूटी है, स्टेट है। फिर यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे अपना एक और यूटी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक, फिर यहाँ पे हमने बात किया था पानी के बारे में कि यहाँ पे क्या है, जब इंडिया यहाँ से ख़त्म हो जाता है इंडिया, यहाँ पे जो इसकी ये कोस्टल लाइन है या बोलेंगे बेस लाइन, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोस्टल स्टेट और यूनियन स्टेट वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द बेस लाइन इज लोकेटेड, यानी कि ये जो अपना फिर क्या हुआ? पानी हुआ, वाटर 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 वाटर, क्या हुआ यहाँ पे? ये हुआ अपना वाटर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कोई
तो फिर वाटर को भी एक वाटर बोला गया 12 नॉटिकल माइल, जिसको क्या नाम देगा, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। 12 नॉटिकल माइल यानी कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। और फिर फर्दर यहाँ से बेस लाइन से, कहाँ से, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, इसको क्या बोला गया, ई ई जेड। क्या बोला गया, ई ई जेड। देखिए मान लीजिए कोई कंट्री से, मान लीजिए ये है, इससे बीच में मान लीजिए यहाँ पे 300 किलोमीटर, यहाँ पे 300, जैसे बोला कि 200 यहाँ 200 इनका, तो फिर इनके बीच में वो एग्रीमेंट से डिसाइड हो जाता है, ठीक है भाई 12 मेरा है 12 आपका, फिर यहाँ पे अगले में 150 तक मेरा है 150 तक आपका है, क्योंकि 200 तो बीच में डिस्टेंस ही नहीं है। तो इसलिए क्या करता है जो चाइना है, चाइना वो क्या करता है अपना ओशियन में एक नकली नकली क्या बना देता है, आइलैंड बना देता है, नकली आइलैंड। जैसे दुबई में क्या करते हैं वो लोग, समुद्र के बीच में बहुत सारी मिट्टी डाल के उसमें एक सिटी बना देते हैं, तो उसी तरह क्या करता है चाइना एक नकली आइलैंड बना देता है। जैसे उसने एक नकली आइलैंड बना दिया मिट्टी डाल, फिर ये बोलेगा यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक 12 तो मेरा चाइना है ही, और अगले 200 तक। तो यहाँ तक क्या होता है कि आप मानेंगे नहीं कि जितना स्पेस हो गया और डीप ओशियन हो गया, सारी दुनिया इसके होड़ में लगी हुई कि देखते हैं कि स्पेस में पहले कौन कितना आगे जाता है, कौन पहले मून पे जाता है, कौन पहले मार्स पे जाता है, कौन पहले मार्स पे सिटी बसाता है, या कोई कौन पहले बहुत आगे जाता है स्पेस में। लेकिन कोई भी कंट्री जल्दी डीप ओशियन में, कोई भी कंट्री जितना पैसा स्पेस में खर्च करती है उतना पैसा कोई डीप ओशन में नहीं करता, क्योंकि डीप ओशन बहुत ही ज़्यादा गहरा है, पता नहीं कितने किलोमीटर तक ये नीचे ये गहरा है, पता नहीं कितने किलोमीटर तक। तो यहाँ पे रिसर्च करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे रिसर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है डीप ओशन में। जैसे ये 200 हुआ, फिर आगे जाएंगे तो और समुद्र गहरा होता चला जाता है समुद्र। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसने एक नकली आइलैंड बना दिया, तो 200 यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स तक यहाँ पे ये नेचुरल गैस और पेट्रोल या जो भी कुछ है उसको यहाँ पे ये खोद के समुद्र के नीचे से निकाल सकता है। तो यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे सारा एरिया किसका हो गया, चाइना का। तो यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस है उसका किसका अधिकार बन गया, चाइना के ऊपर। तो यही करता है समुद्र में जगह जगह आइलैंड बना के, फिर 200 नॉटिकल माइल से सारा एरिया बोलता है चाइना, यहाँ पे कोई भी ना कोई नेचुरल गैस या कोई पेट्रोल नहीं निकालेगा, कोई मछली नहीं पकड़ेगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो ये ऐसा करता है। तो ऐसे 200 नॉटिकल माइल, तो 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो सेक्शन ने क्या बोला, इसने बोला सप्लाई shall be for the purpose of this act be deemed to be in the coastal state or union territory where the nearest point of appropriate baseline is located। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे सप्लाई किया यहाँ पे, तो यहाँ से देखा जाएगा कौन से स्टेट की बेस लाइन यानी किनारा नज़दीक पे है। तो यहाँ बोलेंगे महाराष्ट्र, तो यहाँ पे कोई सप्लाई करेगा तो वहाँ पे क्या लगेगा, CGST SGST। मान ली कोई यहाँ पे सप्लाई करता है, ये है अपना गोवा, तो इससे नज़दीक कौन सा बेस लाइन है, किस स्टेट का जो बेस लाइन है नज़दीक में, गोवा। तो यहाँ पे कोई सप्लाई करेगा यहाँ से यहाँ पे, तो क्या लगेगा, CGST SGST। और मान लीजिए कोई यहाँ से यहाँ पे सप्लाई करेगा, तो ये क्या है, एक तरह से महाराष्ट्र है और एक तरह से ये क्या है, गोवा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, IGST CGST। उसमें दो पोर्शन होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और एक किसके पास जाएगा, गोवा के पास, क्योंकि यहाँ से सप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कंजम्पशन स्टेट कौन सा है, गोवा। तो वैसे करके यूटी, यहाँ पे कोई सप्लाई कर रहा है नज़दीक किस में है, यूटी में, तो क्या लगेगा, CGST UTGST। तो ऐसा देखा जाएगा कि अगर स्टेट के नज़दीक है तो वहाँ पे CGST SGST लग जाएगा। क्या लग जाएगा, CGST SGST। और यूटी के नज़दीक है तो CGST UTGST। और स्टेट से यूटी है या यूटी से स्टेट है तो वहाँ पे क्या लगेगा, IGST। या इस स्टेट से इस यूटी में जाएगा तो IGST, यहाँ से IGST, यहाँ से IGST, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट यूटी है। और आपस यहीं पे होगा तो क्या लगेगा, CGST, क्योंकि ये कुल मिला के आप माने कि इस एरिया को क्या बोल दिया जाएगा, इस पूरे एरिया को क्या बोल देंगे, महाराष्ट्र मानेंगे। इस पूरे एरिया को क्या मानेंगे, पानी के एरिया को
गोवा मानेंगे। अब आप पूछेंगे यहाँ सप्लाई क्या होती है। आपने देखा होगा क्रूज, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, जिसमें SRK का एक बार सन घूमने जा रहा था, ठीक है, बड़े बड़े लोग इसमें घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये चला यहाँ महाराष्ट्र से, और ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ये है केरला। कहाँ पे आ रहा है, ये केरला में। इतनी दूर से जहाज, देखिए जो पानी वाली जहाज जो होती है, जो बड़ी वाली जहाज, वो 1 2 3 4 किलोमीटर के दायरे में ही चलती है, और यहाँ से अपने स्टेट, यहाँ से अपने डेस्टिनेशन तक, फिर यहाँ से फिर अपने वापस अपने डेस्टिनेशन तक। ऐसा नहीं कि कोई भी पानी वाली जहाज है वो चली गई 100 किलोमीटर दूर, 150, ऐसा नहीं होता। वो एक अपने दायरे में ही चलती है। तो मान लीजिए वो चली महाराष्ट्र से, फिर धीरे धीरे पहुंची यहाँ पे केरला पे। तो केरला में मान लीजिए बनाना चिप्स बहुत फेमस है, बनाना चिप्स। और क्रूज जब यहाँ से चली, तो मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का था, उसका बर्थडे था, तो वो पहुंचा केरला। यहाँ पे उस अब शिप यहाँ पे आ गई है, शिप यहाँ पे आ गई है। अब केरला से इस जगह पे शिप में सप्लाई हुआ, क्या हुआ, सप्लाई। यहाँ इसने फ़ोन किया यहाँ पे एक सेलर को, उसने केले का चिप्स 1000 पैकेट उठा के यहाँ पे शिप में, यहाँ से उसको चढ़ाया। यहाँ से ट्रक से आया, फिर ट्रक से यहाँ पे उसको फेरी में यानी कि बोट में चढ़ाया, फिर यहाँ पे आके शिप में उसको डिलीवर कर दिया। तो यहाँ पे इस पानी में क्या हुआ, सप्लाई कहाँ से हुआ, केरला से। और ये किसके नज़दीक है, केरला स्टेट के। तो यहाँ पे लगेगा CGST SGST। मान लीजिए ये फ़ोन करता यहाँ से, ये कोई स्टेट है, यहाँ पे मान लीजिए एक स्टेट है तमिलनाडु, तो यहाँ से, तो ये इसके नज़दीक कौन सा है स्टेट, केरला। तो ये एरिया क्या मानेंगे, इसको मानेंगे केरला। अब यहाँ से आएगा तो यहाँ क्या लगेगा, IGST, क्योंकि तमिलनाडु से कहाँ सप्लाई हो रहा है, केरला में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस पर हमने पहले भी एक बार बात कर रखा है। तो ये 12 नॉटिकल माइल, ये 200 नॉटिकल माइल, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो यही था आपका जो ये सेक्शन 9 ऑफ IG स्टेट क्या बोलता है, सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अगर TWI में सप्लाई होता है तो देखेंगे बेस लाइन से कौन सा स्टेट नज़दीक है, उस पानी को वही स्टेट मान लेंगे। और उस स्टेट में है, यहीं से यहाँ या यहाँ से यहाँ है तो उसको CGST IGST, और यहाँ से दूसरे स्टेट या दूसरे UT में है तो वहाँ पे IGST लगेगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए, सेक्शन 9 ऑफ IGST एक्ट। फिर आगे चलते हैं। ये होती है क्रूज, बड़ी बड़ी क्रूज, इसमें बहुत बड़ी जो, देखिए यहाँ पे कोई एरिया है, इसके बगल से जा रही है ये, ठीक। फिर इसमें सब कुछ खाने का होता है, पोर्ट पे से, यहाँ इस पोर्ट से ये चली, ठीक है। भी चलते 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 ये घूमते 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 ये अपने दूसरे, जहाँ भी इसको जाना होगा यहाँ वो वहाँ पर ये पहुँच जाएगी। ये चलते 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 ये कितनी सारी, इसमें सारा खाने पीने का सारा कुछ, देखिए ये एरिया, देखिए यहाँ पे ये जा रही है, ये क्रूज शिप, लेकिन देखेंगे है पानी के अंदर ये। लेकिन यहाँ से देखिए कोई, यहाँ पे कोई सिटी दिख रही है यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ से कौन सी सिटी है। अगर ये महाराष्ट्र है तो इस पानी में कोई सप्लाई होगा, यहाँ पे तो महाराष्ट्र मान लेंगे। गोवा है तो गोवा मान लेंगे। तो ये 2 4 3 किलोमीटर के दायरे में ही जो कोस्टल लाइन होती है, बेस लाइन, उससे ये चलती है। ऐसा नहीं कि ये शिप चलते चलते चली गई बहुत दूर, ऐसा नहीं होता कि 10 15 किलोमीटर। जो वो शिप होती है ऑयल और नेचुरल गैस वाली, वो जाती हैं दूर कहीं समुद्र में तेल निकालने के लिए। तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए, ये होती है ना, ये समुंदर के बीच में है ये मशीन, देखो ये समुंदर के ऊपर ही तैरती रहती है। इसके नीचे इसका बेस होता है, ये पाइप नीचे डालती है और यहाँ से फिर ये हवा डालती है, फिर एक पाइप ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ से हवा जाता है और नीचे से उसको ऊपर फेंक देता है, फिर ये उसको ये अपने पास स्टोर कर लेती है। देखिए समुंदर के बीच में यहाँ पे ये देखिए ऐसी ऐसी मशीन से होते हैं, बहुत बड़ी कंपनी होती है, वही ये काम करती है। क्रूड ऑयल ऐसे निकलता है समुंदर में से। ये देखिए बड़ी बड़ी मशीन, यहाँ पे कोई भी नहीं है, खाली ये मशीन है, और ये कुछ छोटी दिख रही है, ये बहुत बड़ी मशीन्स होती है। यहाँ पे ऊपर हेलीपैड भी होता है, किसी को आना हो जाना तो हेलीकॉप्टर से उसको भेजते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा होता है साइज़ में। चलिए आगे चलते हैं, अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने 360 के बारे में बात किया, 269 के बारे में बात किया जो अपॉर्चुनमेंट ऑफ आईजीएसटी के बारे में बात करता है, फिर 279 के बारे में बात किया। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जीएसटी काउंसिल के बारे में और जो भी कुछ पेंडिंग में है, और फिर अपनी बुक से पढ़ेंगे चैप्टर 1 का जो भी कुछ होगा सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। देखिए ये आपका है सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट का। ये क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है या सेम यूटी में, तो उसका क्या बोलेंगे हम, इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट में क्या होगा, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट यूटी में होगा, टू डिफरेंट स्टेट टू डिफरेंट यूटी। क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये जो हमने यहाँ पे बात किया था यही चीज़ है। 7 में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट डिफरेंट ड्यूटी, जैसे यहाँ पे डिफरेंट स्टेट डिफरेंट ड्यूटी, ठीक है, स्टेट ड्यूटी, तो उसका क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। फिर सही सेक्शन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, जब नीचे आएंगे, प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको हम इंट्रा स्टेट नहीं मानेंगे, किसको, सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाय ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। क्या, फिर से आप इसको पढ़िए पॉइंट 1 को, सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, यानी कि अगर इस पेज पे आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स टू एस ई जेड, टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि या तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है टू, यानी कि एस सी जेड को, या बाय एस सी जेड से, किसी स्टेट से। मान लीजिए कोई स्टेट सप्लाई कर रहा है टू एस सी जेड, या एस सी जेड सप्लाई कर रहा है किसको, स्टेट को। तो देखिए ये एक स्टेट है, इसका एक छोटा सा पोर्शन ये क्या होता है, एस ई जेड। अभी बताते हैं क्या होता है एस ई जेड। तो अगर यहाँ से यहाँ सप्लाई हो रहा है या यहाँ से यहाँ सप्लाई हो रहा है विद इन स्टेट, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं बोलेंगे, इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं बोलेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाय स्पेस, यानी कि टू मतलब स्टेट इसको कर रहा है टू एस सी जेड, या एस सी जेड कर रहा है स्टेट को, एस सी स्टेट टू एस सी जेड बाय स्टेट, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं बोलेंगे। अभी बताते हैं क्यों नहीं बोलेंगे। एक यहाँ पे है सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट।
जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, नेमली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। क्या बोला इसने? जैसा हम इंटर स्टेट, ये तो हुआ इंटर स्टेट क्या था, सेक्शन कौन था ऐसा इसका, सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट 2017 क्या बोलता है, स्टेट से स्टेट, यूटी से डिफरेंट यूटी, यूटी से डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट यूटी। फिर यहाँ पे एक पॉइंट हमने और लिखा था, स्टेट से SEZ या SEZ से स्टेट में, यूटी से SEZ में या SEZ से यूटी में। क्या यहाँ पे देखिए लिखा था, जब भी हमने ये पॉइंट लिखा था सेक्शन 7, तो यहाँ पे लिखा था सप्लाई टू SEZ, सप्लाई बाय SEZ, मतलब या तो हम स्टेट SEZ को सप्लाई कर रहा है या SEZ स्टेट को। तो ये SEZ क्या होता है, ये हर एक स्टेट में होता है, कोई भी स्टेट होगा वहाँ पे कुछ SEZ होते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। हर एक स्टेट में क्या होता है, कुछ SEZ होते हैं। क्या होते हैं? SEZ क्या होते हैं, कुछ SEZ। SEZ का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे जो प्रोविजंस होते हैं वो सेम टू सेम एप्लीकेबल नहीं होते। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जब भी किसी भी स्टेट में, जब भी किसी भी स्टेट में, नोट करते हैं, जब भी किसी स्टेट में गवर्नमेंट एक जगह या सिटी या एरिया जो अंडर डेवलप है, मतलब कोई एक ऐसा सिटी है जो अंडर डेवलप है, उसको डेवलप करना। क्या उसको डेवलप करना, जैसे एक टीचर है और स्कूल में कितने 20 स्टूडेंट हैं, 19 जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अच्छे समझ में आ रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट है वो थोड़ा वीक है। तो टीचर ने क्या किया कि इसको क्या देगा, एक्स्ट्रा क्लास, कि मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, आपको अच्छे से मैं अलग से सब कुछ समझाऊंगा क्योंकि आपको थोड़ा समझ में कम आता है। तो उसी तरह कोई स्टेट है जो सारे स्टेट है, तो स्टेट का कोई सिटी डेवलप नहीं हो पा रहा है, कोई अंडर डेवलप एरिया है, तो उसको डेवलप करना, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल देगी कि इसको हम SEZ डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या कर देगी? SEZ डिक्लेयर कर देगी। क्या कर देगी? SEZ डिक्लेयर कर देगी। SEZ डिक्लेयर करने से क्या होगा, SEZ डिक्लेयर करने से ये होगा, जैसे कि जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है USA को, तो USA क्या देता है इसको, डॉलर देता है। और जब इंडिया इंपोर्ट करता है, यानी कि सामान खरीदता है, किससे? USA से सामान खरीदता है, तो इंडिया इसको क्या देता है, डॉलर देता है। हर कंट्री यही चाहेगी, एवरी कंट्री क्या चाहती है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा हो, और इंपोर्ट कम हो, क्या हो, इंपोर्ट कम हो। तो एक्सपोर्ट पे क्या होता है, नो टैक्स, क्योंकि डॉलर आता है, और इंपोर्ट पे क्या होता है, हाई टैक्स, क्योंकि डॉलर जाता है। तो जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो डॉलर आएगा, अगर मान लीजिए $100 आता है इंडिया में, तो उससे इंडिया को कम से कम मान लीजिए आप $500 का बेनिफिट होता है। और जब इंडिया से कोई डॉलर जाता है, तो अगर यहाँ पे $100 जाता है तो फिर इसको $500 का बेनिफिट होता है, क्योंकि
पैसा आएगा तो यहाँ पे और प्रोडक्शन होगा, नौकरियाँ मिलेंगी, लोगों को पैसा मिलेगा, वो खर्च करेंगे, फिर पैसा सेक्टर के पास जाएगा, बिजनेस के पास, फिर उनको काम देंगे, उनको पैसे देंगे, फिर वो सामान खरीदेंगे। तो ऐसे साइकिल जो है वो चलती रहती है, ऐसे ऐसे साइकिल। तो इससे क्या होता है, बेनिफिट ज़्यादा का होता है। तो हर कंट्री यही चाहते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इम्पोर्ट कम हो, क्योंकि एक्सपोर्ट पे नो टैक्स क्योंकि डॉलर आता है, इम्पोर्ट पे हाई टैक्स क्योंकि डॉलर जाता है। तो SEZ में क्या क्या करते हैं गवर्नमेंट बोलती है ये एक स्टेट है। ये क्या है, स्टेट। कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र। ये एरिया क्या है, इसको हम बोल देंगे SEZ एरिया। क्या बोल देंगे इसको हम, इसको हम बोल देंगे SEZ एरिया। इस एरिया को क्या बोल दिया, SEZ। अब क्या बोलेंगे इसको, मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा कि ये क्या है, ये है, ये है आउटसाइड इंडिया। या एक तरह से इसको क्या बोल दें, इसको बोल देंगे फॉरेन। क्या बोल देंगे इसको, मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, ये आउटसाइड इंडिया है या फॉरेन है। जैसे जब इंडिया USA को सेल करता है तो वहाँ पे क्या लगता है, नो टैक्स, क्योंकि एक्सपोर्ट पे नो टैक्स। जब महाराष्ट्र में कोई पर्सन SEZ में सप्लाई करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। और यहाँ पे क्या होगा, नो टैक्स। क्या होगा यहाँ पे, नो टैक्स। जब USA सेल करता है इंडिया को तो यहाँ पे क्या लगता है, IGST। इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। इसको भी क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। तो इसको भी क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। और जब यहाँ से यहाँ पे कुछ सप्लाई होगा तो उसको भी क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। वहाँ पे क्या लगेगा, IGST। अगर कोई यहीं से यहीं पे कर रहा है तो उसको क्या लगेगा, CGST, SGST। लेकिन कोई यहाँ से इसी पॉइंट से उसी स्टेट के SEZ में कर रहा है तो वहाँ उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। क्योंकि मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। ये एरिया क्या है, आउटसाइड इंडिया या फॉरेन। क्या है, आउटसाइड इंडिया फॉरेन। और जो यहाँ पे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, जो यहाँ पे प्रोविजन या एप्लीकेबल होंगे, या जो लॉ एप्लीकेबल होगा, जो लॉ एप्लीकेबल होगा वही सेम कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वही SEZ में एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से यहाँ हुआ तो क्या बोलेंगे, इसने क्या किया, एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे नो टैक्स। और यहाँ से यहाँ सप्लाई हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने महाराष्ट्र ने क्या किया, इम्पोर्ट, तो इनको क्या लगा, IGST। महाराष्ट्र ने एक्सपोर्ट किया तो उसको क्या लगा, नो टैक्स, क्योंकि ये एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं होता है। आइए एक बार मैं आपको SEZ के बारे में कुछ बता देता हूँ मोबाइल में, फिर इसमें एक बार फिर से आते हैं इसके ऊपर, फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। SEZ फुल फॉर्म, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन is a specially marked territory or enclave within the national border of a country, यानी कि within the national border of a country that has more liberal, यानी कि आसान, इकोनॉमिक लॉज देन रेस्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि जो स्टेट पे जो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, जो भी लॉ स्टेट पर एप्लीकेबल हो रहा है उससे थोड़ा कम यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे थोड़ा लिबरल लॉ लगेगा, मतलब ईजी लॉ लगेगा, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस आए, यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्रीज आए और ये एरिया ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, क्योंकि ये अंडर डेवलप है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो तो वहाँ पे थोड़ा लो हल्का रखते हैं, वहाँ पे मतलब कम रखते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विकीपीडिया। SEZ is an area in which business and trade laws are different from rest of the country। अगर स्टेट में पूरे CGST SGST लग रहा है तो उस SEZ पे सारे नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा, या वहाँ पे
जो फ़ॉरेन पे लगते हैं IGST, जो आउटसाइड इंडिया सप्लाई करते हैं वो लगता है, वो यहाँ पे लगेगा। यानी कि यहाँ पे लिबरल, यानी कि जो लोग पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है वो यहाँ पे नहीं होगा। जो बाहर एप्लीकेबल होता है, जब इंडिया से बाहर सेल करते हैं, जो लो एप्लीकेबल होगा वो एप्लीकेबल होगा, कि ये डेवलप हो जाए जल्दी से। इज़ इन एरिया इन विच बिजनेस एंड ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है। SEZ are located within a country national border, and their aims include increasing trade balance, employment, increased investment, job creation, effective administration. To encourage business to set up in the zone, financial policies are introduced. These policies typically encompass investing, taxation, trading, codes, quotas, customs, and labor regulations. Additionally, companies may be offered tax holidays where upon establishing themselves in a zone. अगर आप यहाँ महाराष्ट्र में कहीं पे अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं बिजनेस, तो आपको 30%, अगर आप SEZ में लगाओगे तो आपके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। वेयर अपॉन इस्टेब्लिशिंग देमसेल्व इन अ जोन एंड दे ग्रांटेड ए पीरियड ऑफ लोअर टैक्सेशन। तो उनको काफ़ी सारे बेनिफिट देते हैं ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आए और ये डेवलप हो जल्दी से। The creation of SEZ by host country may be motivated by the desire to attract foreign direct investment FDI। जब SEZ डिक्लेयर करेंगे तो टैक्स रेट कम होगा, तो बाहरी कंपनी यहाँ पे आएंगी। अगर महाराष्ट्र में आती तो 30%, महाराष्ट्र के SEZ में जाएंगी तो 5%। तो बाहर से ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी और इंडस्ट्रीज लगाएंगी और वो एरिया जल्दी से डेवलप होगा। द बेनिफिट्स ऑफ ए कंपनी गेन्स बाय बीइंग इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मीन इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड ट्रेड गुड्स एट अ लोअर प्राइस। अगर टैक्स रेट कम होगा तो गुड्स भी सस्ता बनेगा, तो सस्ता बेच भी पाएंगे। एम्ड एट बीइंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। इन सम कंट्रीज द जोन्स हैव बीन criticized for being little more than labor camps with worker denied fundamental labor rights। इसको आप छोड़ दीजिए। चैलेंजेस टाइप्स, देखिए इकोनॉमिक जोन कई टाइप्स के होते हैं, जैसे फ्री ट्रेड जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फ्री इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल पार्क, फ्री पोर्ट्स, बॉन्डेड लॉजिस्टिक पार्क्स, अर्बन एंटरप्राइज जोन्स। तो ऐसे कई तरह के होते हैं। और ये क्या होता है कि कितना मिनिमम एरिया चाहिए, जैसे 120, यहाँ पे लिखा है 50 हेक्टेयर, 120 एकड़। तो ये आपके पेपर में नहीं है, समझने के लिए कि इतना बड़ा एरिया कम से कम हो, तो उसको ऐसे डिक्लेयर कीजिए। कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, कुछ हाइब्रिड है, कुछ इनका कॉम्बो भी हो सकता है। तो ऐसे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं SEZ के बारे में। और ये बात करते हैं कितने SEZ हैं इंडिया में। SEZ इन इंडिया, लिस्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। होता है ना, कई टाइप्स के होते हैं ये। फ्री अर्बन, फ्री पोर्ट्स, अर्बन एंटरप्राइज जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्रूव्ड SEZ। यहाँ पे ये क्यों नहीं कि टोटल कितने SEZ हैं, हाउ मैनी SEZ इन इंडिया टू। देखिए 425 SEZ अप्रूव्ड है इंडिया में, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये कौन से कहाँ कहाँ पर हैं, लिस्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे नीचे आएंगे स्टेट वाइज देखेंगे। आंध्र प्रदेश में 32 हैं, चंडीगढ़ में 2 है, दिल्ली में 2 है, गोवा में 7 है, गुजरात में 28 है, ऐसे कर्नाटक में 62, केरला में 59, महाराष्ट्र में 48 SEZ है। तो ऐसे टोटल 417। ठीक है। फिर ये कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। लिस्ट ऑफ स्टेट वाइज सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्रूव्ड SEZ। जैसे होता है ना, आपको कुछ सेक्टर वाइज होता है, तो वो सब यहाँ पे है। लिस्ट ऑफ स्टेट वाइज विशाखापट्टनम SEZ, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश स्टेट है उसका। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट है, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे, गुजरात में बहुत सारे, हरियाणा में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, ऐसे हर एक, केरला में, ऐसे हर एक स्टेट के अपने, जैसे महाराष्ट्र में कितने सारे SEZ हैं यहाँ पे।
तो ये सब है। तो आई होप इतना आइडिया हो गया आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जब भी कोई एरिया अंडर डेवलप रह जाता तो उस एरिया को क्या बोलते थे, SEZ। जब यहाँ से यहाँ सेल होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई, और इसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, और इस पर नो टैक्स। जब यहाँ से यहाँ होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे, इसको इंपोर्ट बोलेंगे, यहाँ पे IGST लगेगा। तो अगर एक्सपोर्ट होगा तो डॉलर आएगा, तो उसी तरह यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये है SEZ। SEZ क्या होता है, हर एक स्टेट में अपने SEZ है। जैसे यहाँ पे बताया था कि जैसे केरला में, महाराष्ट्र में, ना दिल्ली में, हरियाणा में, ठीक है, हर एक में कहीं 10 है, कहीं 15 है, कहीं 2 है, कहीं 25 है। तो ऐसे ऐसे करके SEZ है हर जगह। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर सेक्शन 16 पढ़ते हैं IGST एक्ट का, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको भी नोट कर लीजिए। जी, ये है आपका सेक्शन नंबर 16। कौन सा है, सेक्शन 16। हमने बात किया 7, 8, 9, अब बात करेंगे 16 ऑफ IGST एक्ट 2017। ये क्या बोलता है, जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में। किसके बारे में बात करता है ये, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाइड ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, क्या करते हो, एक्सपोर्ट, या बी सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ टू ए SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट या SEZ जीरो सप्लाई, क्या अगर आप सप्लाई करते हो ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कहाँ पे करते हो, इंडिया के बाहर या SEZ यूनिट। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ क्या करते हो, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब वन स्टेट से अनदर कंट्री। जब एक स्टेट से
दूसरे कंट्री में हम सामान सप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। और जब वन स्टेट से SEZ या वन यूटी से SEZ जब सप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी एक्सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। यानी कि ये क्या होगा अपना, डीम्ड एक्सपोर्ट। और किसके अंदर कवर्ड है, जीरो रेटेड सप्लाई। जब भी हम वन स्टेट से दूसरे कंट्री में सप्लाई करते हैं या वन कंट्री से दूसरे कंट्री में सप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। या हम वन स्टेट से SEZ में या वन यूटी से SEZ में सप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं एक्सपोर्ट। उसको कौन सा एक्सपोर्ट बोलते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट। ये तो एक्चुअल में एक्सपोर्ट है, ठीक। और ये क्या है, ये है डीम्ड एक्सपोर्ट। तो जो प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 16 क्या बोलता है, जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई कोई पूछे क्या, तो एक एक्सपोर्ट और दूसरा SEZ यूनिट। क्या, एक एक्सपोर्ट और दूसरा SEZ यूनिट। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू अनदर कंट्री या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू SEZ। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू अनदर कंट्री तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। और तो सप्लाई करते हैं टू SEZ यूनिट तो उसको क्या बोलेंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट। और यहाँ भी क्या है, एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट हो या डीम्ड एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो या डीम्ड एक्सपोर्ट हो, यहाँ पे क्या है, नो GST। क्या है, नो GST, नो टैक्स, क्योंकि क्या आता है, डॉलर आता है। यहाँ पे जब एक स्टेट से SEZ में सप्लाई करेंगे, डॉलर तो नहीं आ रहा है लेकिन इसको भी क्या बोलेंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे भी GST या फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्रक्स यहाँ पे आप लिख लीजिए। जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू अनदर कंट्री, टू अनदर कंट्री तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे इसको, एक्सपोर्ट। और गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू अनदर कंट्री या टू SEZ, टू SEZ तो इसको क्या बोलेंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट। इसको क्या बोलेंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट। और इन दोनों को ही क्या बोलेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई। क्या, जीरो रेटेड सप्लाई। कोई कोई आपसे पूछे जीरो रेट सप्लाई क्या होता है तो आप बोलेंगे एक्सपोर्ट और गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और सप्लाई टू SEZ। सब जीरो रेट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सप्लाई और बोथ या सप्लाई टू SEZ ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो जैसे मैंने इस क्लास में आपको क्या बताया अभी तक, आज क्लास में हमने क्या क्या बात किया। तो हमने सबसे पहले आज की क्लास में बात किया आर्टिकल 366(12) GST की डेफिनेशन के बारे में हमने बात किया। फिर 279A(5) में जो 5 प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में हमने बात किया।
फिर हमने बात किया आर्टिकल 269A के बारे में बात किया, अपॉर्चनमेंट ऑफ IGST के बारे में बात किया। फिर हमने सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया सेक्शन 9 ऑफ IGST एक्ट के बारे में बात किया। फिर हमने बात की SEZ। SEZ क्या होता है? जब भी कोई एरिया किसी स्टेट का अंडर डेवलप रह जाता है तो उस स्टेट के कुछ एरिया को SEZ डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे कम टैक्स रेट लगता है, जो भी रेट यहाँ पे फॉलो तो यहाँ नहीं होते, जो भी यहाँ पे ज़्यादा रेट है तो यहाँ पे कम कर देते हैं ताकि जल्दी डेवलप हो जाए, क्योंकि एक बच्चा वीक रहेगा तो उसको एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ेगी। यहाँ पे SEZ में सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अलग प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, और जो नहीं एक स्टेट में एक ही SEZ होगा, अलग अलग स्टेट में बहुत सारे SEZ होते हैं। और जब SEZ में हम सप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? डीम्ड एक्सपोर्ट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डीम्ड एक्सपोर्ट। और उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि हम जब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जैसे डॉलर आता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता एक्सपोर्ट के ऊपर, उसी तरह जब हम सप्लाई करेंगे SEZ में तो उसको क्या बोलेंगे? डीम्ड एक्सपोर्ट। तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट। एक स्टेट में और यहाँ पे SEZ हो सकता है यहाँ से यहाँ गया हो या एक दूसरे स्टेट से इस वाले SEZ में गया हो, तो इसको क्या बोलेंगे? डीम्ड एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे? डीम्ड एक्सपोर्ट। और जब एक स्टेट से अनदर कंट्री में सप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। देखिए, एक्सपोर्ट भी एक सप्लाई है। क्या है? सब सप्लाई मतलब सेल। समझ, इस स्टेट से इस कंट्री में सेल किया तो क्या किया? एक तरह से सप्लाई किया। क्या किया? सप्लाई किया। सप्लाई मीन्स सेल, सेल मीन्स सप्लाई। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट भी क्या है? सप्लाई। जब इस स्टेट से इस SEZ में क्या किया या इस स्टेट से इसी स्टेट के SEZ में किया तो इसको भी हमने क्या बोला? इसको हमने डीम्ड एक्सपोर्ट किया। ये भी क्या है? ये भी एक सप्लाई है, ये भी एक सेल है। अभी आप ये समझिए, सप्लाई मीन्स सेल। जब यहाँ से यहाँ सेल किया तो इसको क्या बोला? एक्सपोर्ट। ये भी एक सेल है, ये भी एक सप्लाई है। यहाँ से यहाँ किया तो उसका क्या बोला? डीम्ड एक्सपोर्ट। ये भी क्या है? एक सेल है, ये भी क्या है? एक सप्लाई है। और इन दो सप्लाई को क्या नाम दिया? जीरो रेटेड सप्लाई। क्या नाम दिया? जीरो रेटेड सप्लाई। और इसके ऊपर क्या है? नो GST, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर और डीम्ड एक्सपोर्ट के ऊपर GST नहीं लगता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये है क्रक्स। आइए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद आज क्लास फिनिश करते हैं।
यूपी से करते हैं हम लोग पंजाब में, यूपी से सप्लाई करते हैं पंजाब में। ये क्या है, इंट्रा है कि इंटर है? यूपी से पंजाब, वन स्टेट से अनदर स्टेट, तो ये क्या है, इंटर। तो यहाँ पे क्या लगेगा, IGST यहाँ पर लगेगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहाँ से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर ही सप्लाई हुआ। तो ये क्या है, ये है विद इन यूटी। क्या है, विद इन यूटी। यहाँ पे इनका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो ये क्या है, इंटर। यहाँ पे क्या रहेगा, CGST और UTGST। मान लीजिए दिल्ली से, दिल्ली में ही सप्लाई किया, सेम स्टेट है, यूटी भी है ये, तो ये क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन यहाँ पे CGST प्लस SGST लगेगा, क्योंकि ये एक यूटी है विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी तरह से दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ये क्या है, एक यूटी है। ये क्या है, एक यूटी है। यहाँ से कहाँ पे सप्लाई किया, यहाँ से दिल्ली पे सप्लाई किया, वन यूटी से अनदर यूटी। ये क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई। यहाँ पे क्या लगेगा, IGST, वन यूटी से अनदर यूटी। यहाँ पे क्या लगेगा, IGST, एक यूटी से अनदर यूटी में सप्लाई हो रहा है। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से यूपी में, महाराष्ट्र से SEZ में सप्लाई हो रहा है। और महाराष्ट्र से, ये है महाराष्ट्र का SEZ, और ये मान लीजिए ये है SEZ है हरियाणा का। अब ये बात करते हैं महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में, ये क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहाँ पे क्या लगेगा, CGST SGST। महाराष्ट्र से यूपी, ये क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई। यहाँ पे क्या लगेगा, IGST, क्या लगेगा, IGST। महाराष्ट्र से SEZ, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये क्या है, ये है इंटर स्टेट सप्लाई। यहाँ पे क्या लगेगा, अब बताइए, यहाँ पे क्या है, ये एक्सपोर्ट है। क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्या होता है, नो GST। यहाँ पे कोई भी GST नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट पे GST नहीं लगता। महाराष्ट्र से SEZ हरियाणा के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सा SEZ है, उसको इंटर स्टेट यानी कि जीरो रेट सप्लाई ही बोलेंगे। और यहाँ भी नो GST। महाराष्ट्र से USA, ये भी क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई। ये क्या है, एक्सपोर्ट। यहाँ भी क्या है, नो GST। मान लीजिए महाराष्ट्र से 10 नॉटिकल माइल वाटर तक, ये कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से 10 नॉटिकल माइल, और इससे नज़दीक कौन सा स्टेट है, गोवा। महाराष्ट्र से 10 नॉटिकल माइल, तो ये भी महाराष्ट्र होगा। यहाँ पे CGST SGST लगेगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र की मानेंगे। उस टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र। और ये गोवा से नज़दीक है, तो ये क्या बोलेंगे,
इंटर स्टेट सप्लाई यहाँ पे क्या लगेगा IGST, क्योंकि ये पानी गोवा से नज़दीक है तो उस पानी को गोवा बोलेंगे, और महाराष्ट्र से गोवा दो डिफरेंट स्टेट है तो इंटर स्टेट सप्लाई यहाँ पे IGST लगेगा। महाराष्ट्र में वो क्या बेच रहे हैं, 5 पेट्रो प्रोडक्ट, क्या बेच रहे हैं 5 पेट्रो प्रोडक्ट, और महाराष्ट्र में क्या सेल कर रहे हैं, एल्कोहलिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये क्या है, ये है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई, लेकिन है तो ये इंट्रा, ये भी है इंट्रा, लेकिन नो जीएसटी, नो जीएसटी, ये तो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है, ये यहाँ पर है जीएसटी के दायरे से ही बाहर है। और ये इस पर जब जीएसटी लगेगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, तो इस पर पुराने वाले टैक्स लग रहे हैं, इस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर अभी नेक्स्ट क्लास में जीएसटी काउंसिल क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो कैसे, वहाँ पे कौन कौन से मेंबर है, वो कैसे वोट पड़ता है वहाँ पे। तो इसको आप पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, और आज की क्लास हम यहाँ पे फिनिश करते हैं।